कि किस तरह से, जैसे मेरी स्लाइड में है कि सस्टेनेबल सोसाइटल इकोसिस्टम कैसे बनाया जाए, जहाँ पे CSR तो है ही, लेकिन साथ में फिनेंशियल इंक्लूजन कैसे किया जाए। ऑफ कोर्स जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लेवरेजिंग CSR कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग इक्विटेबल सोसाइटी। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना है, विमेन को देखना है, पढ़ाई लिखाई करवाना है, वोकेशन है, माइक्रो है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करना है। तो आराम से करीब 8 से 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करते हैं। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो CSR का, जैसे कि पहले स्पीकर्स ने बताया कि ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, उसके ऊपर चर्चा करी। तो मेरी भाषा में मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोकल कम्युनिटीज़ को कैसे ज्वाइन किया जाए। मैं इसको आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे पड़ोस में एक लड़की को TB हो गया। अब उसकी आमदनी 10,000 रुपये वो एक घर से कमाती है, उसकी आमदनी 0 हो गई। अब वो क्या करें? उसका इलाज करवा रही है जो वहाँ की RWA है, और उसकी जो मैडम है वो उनको 5,000 रुपये महीना दे रही है। लेकिन वो लड़की को ये हुआ कि भाई मेरे को मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए, एंड दैट गर्ल हैज़ वैनिश्ड, कि मुझे इलाज नहीं कराना है, और कहीं और जाके वो काम कर रही है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पैसा भी है, लोग भी हैं, सोसाइटी कर भी रही है, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आता कि आपको वहाँ रुक के अपनी हेल्थ को ठीक करना है और फिर आगे बढ़ना है, तब हम क्या करें। तो इस तरह की चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, उनके अंदर हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। किस तरह से हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमने आज बहुत चर्चा करी है, रूरल इंडिया के थ्रू किया जाए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट बहुत सारे लोगों ने किया है। फिनेंस जब हमें स्पेंड करना होता है तो काफ़ी बारी हमारी फाइलें रुक जाती हैं, साइन नहीं होते हैं, और जैसे कि मैम ने हमारे को, वानी ने बताया कि टिक करना है लेकिन कंप्लायंस नहीं हो पाया, या सैंक्शन हो गया और डिसबर्समेंट नहीं हुआ। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वजह से नहीं क्रिएट कर पाता है। सो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज मैं आप सब लोगों के सामने बोलना चाहूँगी कि जब हमारे देश में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आशा वर्कर्स की है। तो आशा वर्कर्स ने ड्यूरिंग कोविड बहुत सारा काम किया है, लेकिन क्या उन लोगों ने इतने सारे काम किए, हमने उनको क्या प्रोत्साहन दिया, उनकी क्या चैलेंजेस रहे, क्या उनके सॉल्यूशंस रहे, उनके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगी। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। चैलेंजेस उनके लिए कि उनके पास पैसे नहीं थे, चैलेंजेस उनके ये लिए कि लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। तो इनके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे? सॉल्यूशंस आपको, मेरे को, हम सबको ही निकालने हैं, सिर्फ सरकार को नहीं निकालने हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन कि किस तरह से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आशा वर्कर्स के लिए लीव प्रोग्राम होना चाहिए, फिनेंशियल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, साथ ही साथ में फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखती हैं, उससे कैसा हम उनको किस तरह से उसको बचा पाएँ। इनफैक्ट जब हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ खुद इंडिया में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक बनने वाला है, प्राइमरीली इसीलिए क्योंकि हम लोग उसके ऊपर अभी भी उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना कि देना चाहिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से हम ग्लोबल लर्निंग से सीख सकते हैं। जापान हम सबको मालूम है कि बहुत ही डेवलप्ड शहर, बहुत ही डेवलप्ड जो है देश है, और किस तरह से उनके पूरे साल में करीब 5,000 अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी डाउन नहीं होती। तो ऐसा वो क्या करते हैं? तो जब भी हम अपने चीज़ें बनाएं, हम अपने जो प्रोग्राम्स बनाएं, स्ट्रैटेजी बनाएं, इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ किस तरह से फिनेंशियल इंक्लूजन हो उसके ऊपर देखें, और इंस्टेड ऑफ कि हम हर चीज़ नया बनाएं, और देशों से सीखें और संस्थाओं से सीखें। जैसे वानी जी ने बताया, उनके कंट्रीब्यूशन से सीखें। LIC के जो हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं आज, वो उनसे सीखें कि किस तरह से हम मिलजुल कर फिनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं। हमें कभी भी ये पूछना है कि कैसे हमें हेल्प किया जाए। जब हम पूछते ही नहीं हैं तो हमें पता कैसे चलेगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जो लास्ट में मेरे को आपको बोलना है कि किस तरह से हम कंटेंजेंसी प्लान करें। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, प्लान, रीप्लान एंड इम्प्लीमेंट। ये भी नहीं हो कि हम प्लानिंग करें, फिर प्लानिंग करें, रीप्लान करें और इम्प्लीमेंट नहीं हो। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि पैसा है, फंड है, सब जगह मिल गया है, लेकिन किसी जगह पे
कोई सरकारी ऑफिसर ने वो फाइल रोक दी है, इस वजह से वो फंड पहुंचा ही नहीं जिसके पास पहुंचना चाहिए, तो वो रुकना है। फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए लास्ट माइल डेफिनेटली सरकार के पास है और सरकार कंप्लायंस पे डिपेंडेंट है और उसकी साइन और स्टैम्प और बहुत सारी और चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए ये हमें आगे आके देखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो इस वाली स्लाइड में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी किस तरह से फिनेंशियल आउटले जो हम डिटर्मिन करें कि किस तरह से किस खर्चे में क्या हमने उसको देखना है कि कैसे खर्च किया जाए, क्योंकि खर्च करने के लिए हमारे पास माध्यम है। खर्च कैसे किया जाए, राइट टाइम एट द राइट प्लेस एट द राइट पर्सन। जो चीज़ मार्केटिंग में एप्लीकेबल होती है वो जब हम संस्था चला रहे हैं, जब हम पैसे खर्च कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब लास्ट में जो है मैं इन सब संस्थाओं को बहुत थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने पैंडेमिक के टाइम पे बहुत हेल्प किया है। नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का इतना बड़ा रोल रहा है सेकेंड वेव में कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे बच्चे, हमारी संस्था जो EBS इंडिया इंक है, हमने एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप शुरू किया था ये कि भाई हम किस तरह से लोगों पर सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, और कम से कम हमारे साथ 10,000 बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे वो हमारे साथ जुड़े, और पूरे सेकेंड वेव में किसको कब ऑक्सीजन चाहिए, क्या मेडिसिन चाहिए, किसको कब बेड चाहिए, पूरी रात भर काम किया। जब हमारे को US से भी कॉल आया कि अब हमारे जो भी हॉस्पिटल में बैंगलोर में है लेकिन उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है, तो किस तरह से हम उनको वहाँ से जो है हैदराबाद ट्रांसफ़र करें या दिल्ली लेकर आएँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। उन सब के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर एक तालियाँ ज़रूर दी जाए। जैसे कि मेरे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने बताया कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के युवा ने हमारी दिखाई है, और मेरा हमेशा ये मानना है हमारे बच्चे हमसे हमेशा बेहतर निकलेंगे, क्योंकि आप और मैं और हम सब लोग जितने भी यहाँ पर हैं इकट्ठे हुए हैं इसीलिए कि हम अपना ये जो भारत है कैसे और बेहतर कर सकते हैं, और हर बच्चा जो आज पढ़ नहीं सकता कल कैसे पढ़ेगा और खुद आत्मनिर्भर होकर अपने आप को संभालेगा और अपने परिवार को संभालेगा। उसी के साथ मैं आप सब लोगों से धन्यवाद देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच।